हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्शन आईएएस के द्वारा लॉन्च किए गए 90 डेज प्लानर सीरीज के डे 2 के एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। कल के वीडियो में हमने डे 1 के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज का टॉपिक होगा डे 2, जिसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है। इसमें 1857 के विद्रोह, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तथा भारत में श्रम संघ आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू अवेलेबल होंगे। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ला डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति का क्या अर्थ है? आप लोग ऑप्शन देकर बताइए कि आखिर ला डलहौजी की हड़प नीति का मतलब क्या होता है। तो हड़प नीति का तात्पर्य है कि अगर किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसकी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाता था एवं देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि अगर कोई राजा है और वह निसंतान, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके कोई संतान नहीं हो और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके रियासत को अंग्रेज जो थे वे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। उनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र को वह रियासत प्रदान नहीं की जाती थी उत्तराधिकार के रूप में। ठीक है, तो यही है हड़प की नीति, यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन एक सही नहीं है? यानी कि 1857 के विद्रोह में कौन यहां से जो 4 विकल्प हैं उनमें गलत है। पहला, ला डलहौजी की हड़प नीति, यह सही है। 1857 के विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ला डलहौजी की हड़प नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि आदि नीतियां थी। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, यह भी सही है। सैनिक असंतोष, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का गुणगान करना, यह 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार किया जा रहा था। हिंदू और मुस्लिम, स्पेशली हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम उस समय चल रहा था। तो इसका दो का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 का करेक्ट आंसर होगा। अगर अन्य पुस्तक देखें तो टी.आर. होम्स के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखी गई है। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। और द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सारे जो पुस्तक हैं वे 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं और इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? यानी कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? पहला है, भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल पर अत्यधिक करारोपण, गलत है। धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता, यह भी तात्कालिक कारण नहीं है। सैनिक असंतोष, यह सही होगा। अब सभी जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनफील्ड नामक राइफल लाई गई थी जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था और वही सैनिक असंतोष उसके कारण भड़का और यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? यानी कि 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो आखिर उस समय सैनिक असंतोष के क्या कारण थे? पहला, सेना में ईसाई धर्म का प्रचार, सही है। अंग्रेज अफसरों का पक्षपातपूर्ण रवैया, यह भी सही है। और सिपाहियों को धर्म चिन्हों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। 5 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट से उत्तर चुनकर दें। कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 2 ऑप्शन में से कौन सा सत्य है इसे बताना है। पहला, मंगल पांडे ने चर्बी वाले नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को आवाज उठाई, बिल्कुल सही है। और इसके कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, अगला 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, यह भी सही है, अभी हमने बताया। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी।
अगला सवाल है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। उस समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो उस समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? सहायक संधि, या बिल्कुल राजनीतिक कारण था। सहायक संधि कब आया? 1799 में। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। दूसरा गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा, और इसी के कारण आप देखेंगे कि हड़प की नीति इसी से संबंधित है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। उसी में अभी हमने बताया कि गोद लेने पर प्रतिबंध था। अगर कोई राजा जो था निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह किसी बच्चे को गोद लेता था तो उत्तराधिकार में उसे अपना राज्य नहीं दे सकता था। यही था हड़प की नीति। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अवध के साथ विश्वासघात, यह भी राजनीतिक कारण था। और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, यह राजनीतिक कारण नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार जो है कई स्तर पर हो रहा था, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तो यह राजनीतिक कारण में नहीं आएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने के लिए कौन सा नया अधिनियम बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो सेना में भर्ती होते थे उनको विदेश भी भेजा जाता था, समुद्र पार भी भेजा जाता था। और उस समय समुद्र पार करना ब्राह्मणों के लिए एक धर्म के विरुद्ध माना जाता था। ठीक है। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 लाया गया। यह भी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था। इसके कारण भी सैनिक असंतोष उभरा। ठीक है। अगला, कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी तथा कोई भी संभावना बहुत सरलता से उनमें चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी लगे कारतूस की कहानी ने वह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। यह कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार का है? तो यह आरसी मजूमदार का यह टिप्पणी किया हुआ है। और आरसी मजूमदार ने टिप्पणी करते हुए उपरोक्त यहाँ जो स्टेटमेंट है उसे कहा था। अब आइए 1857 के विद्रोह से संबंधित अन्य कुछ स्टेटमेंट है। जैसे बिपिन चंद्रा का कहना है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। वहीं इतिहासकार एस.एन. सेन कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। ठीक है। तो एस.एन. सेन और बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट हमने देखा। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं हम लोग आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार का कहना है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट है विद्रोह से संबंधित, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारणों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह की नींव किस कारक ने नहीं तैयार की थी? पहला, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या बिल्कुल 1857 के विद्रोह का कारण था। मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण, ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव, उपर्युक्त में एक से अधिक। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि किसे शामिल नहीं किया जा सकता 1857 के विद्रोह के कारण में। तो यह एक आप देखेंगे कि एक क्षेत्रीय मुद्दा है, तो एक क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए उनमें राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन ओवरऑल 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने में जिन राष्ट्रीय कारकों की भूमिका रही है उनमें ऑप्शन नंबर बी शामिल नहीं है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन को बताना है। पहला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई। आप सभी जानते हैं 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? मेरठ से इसकी विद्रोह की शुरुआत हुई है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से था, यह सही है। तो असत्य कथन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 1857 के विद्रोह से कौन जुड़े हुए नहीं हैं? पहला, कर्नल सेठ लेगर,
कर्नल वैलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस। देखिए इन तीनों का नाम आप लोग 1857 के विद्रोह के दौरान कहीं नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान जो विद्रोही नेता थे उनमें सारे भारतीय नेता थे, ठीक है। और जो अंग्रेज ऑफिसर्स जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उसमें निकलसन, हडसन, कैंपबेल, हीरोज, टेलर, विंसेंट आयर, ये सब प्रमुख थे। तो इन तीनों का नाम कहीं नहीं हमें 1857 के विद्रोह के दौरान अध्ययन के दौरान मिलता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान जो सबसे पहले घटना घटी वह जो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और इसी समय जब दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं, यह घटना है आपका 11 मई 1857 ईस्वी को। फिर लाल किला पर पहुंचते हैं और वहीं पर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह की सबसे पहली घटना यही है। इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? यह लॉर्ड कैनिंग की टिप्पणी है, जो कि उस समय गवर्नर जनरल भारत के थे। उन्होंने कहा था, ये जो स्टेटमेंट है यह उन राजाओं के लिए स्टेटमेंट कहा जाता है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में, और वे भारतीय थे। उन्होंने कहा था कि वे शासक और सरदार जिन्होंने 1857 के विद्रोह में हमारा साथ दिया, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, वे एक तरंग अवरोधक के रूप में हमारे सामने खड़े रहे, अन्यथा हमें उसी समय बोरिया बिस्तर को यहां से समेटकर जाना पड़ता। तो यह लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति के निम्न परिणामों में से कौन से परिणाम भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं रहे? यानी कि कौन सा कारण जो है वह पॉजिटिव नहीं माना जाता? ऑप्शन ए, इससे भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई, सही है, यह पॉजिटिव परिणाम है। इससे भारतीयों की एकता में भावना में, यह भी पॉजिटिव है। अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा, देखिए यह गलत है, क्योंकि अगर अंग्रेजों की दोस्ती देसी रियासतों से होती है तो यह हमारे लिए सकारात्मक नहीं बल्कि एक नकारात्मक विषय चिंतन का विषय होगा, और यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता था, क्योंकि इसके कारण फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों के सार्थक हो सकती थी। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यह जो परिणाम है वह पॉजिटिव परिणाम के रूप में सामने नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के परिणामों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन को बताना है। पहला, इस विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट माना गया, यह सही है। दूसरा, विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया, यह भी सही है, क्योंकि आप उस समय देखेंगे जब 1857 के विद्रोह जब समाप्त होता है और उस समय जब घोषणा की जाती है ब्रिटिश महारानी के द्वारा, तो उस समय कई सारी घोषणाएं की जाती है। जैसे अब किसी भी भारतीय प्रांत को ब्रिटिश हड़पा नहीं जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन चल रहे थे उसे रोक दिया गया। धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाने की बात की गई। ब्रिटिश सम्राट के हाथों में भारत के शासन देने की बात की गई। तो कई सारे ऐसे परिणाम 1857 के विद्रोह के निकलकर हमारे सामने आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह के परिणामों पर विचार करें। कौन से परिणाम सत्य है इसे बताना है। पहला, भारत सचिव के साथ 10 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, गलत है। 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई, ठीक है। दूसरा, सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन, यह बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया, यह भी सही है। तो कौन से परिणाम सत्य हैं? यानी कि 2 और 3 सत्य है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था, जिसका संकेतात्मक अर्थ क्या था? यानी कि रोटी और कमल का एक संकेत क्या था? क्यों इसे विद्रोहियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह माना गया था? तो इसका संकेत था कि अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित रहेगी और तभी हमारा देश कमल के समान खिल उठेगा, हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति और तरक्की हो पाएगी। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, कौन सा सत्य है इसे बताना है। ठीक है, पहला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका बैजाबाई ने गद्दारी की थी, यह सही है। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राय था, यह भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था, यह भी सही है। तो कौन सा सत्य है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। अब आइए थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 सितंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। 1853 ईस्वी में यानी कि विवाह के 11 वर्ष के पश्चात उनके पति गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी अपनी राज हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका प्रतिकार भी भेजा गया, इसका प्रतिकार किया गया और यही कारण है कि आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में हीरोज के नेतृत्व में झांसी के किले को विजिट कर लिया गया था। ठीक है, तो यह झांसी की रानी के बारे में एक स्टेटमेंट है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य हैं इसे बताना है। पहला, तात्या टोपे ने अपने सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी, यह सही है। दूसरा, तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे तभी नरवर के राजा मानसिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया, यह भी सही है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी गई, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगला यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, सुमेलित करना है 1 और 2 से, इसे मैच करके बताना है। बनारस में विद्रोह का नेतृत्व जो है वह लियाकत अली के द्वारा किया गया, ए का आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद आइए संबलपुर सुरेंद्र साई, आप यह स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ संबलपुर सुरेंद्र साई, बी का आंसर हो जाएगा 4। अगला है रायपुर आप देखेंगे तो नारायण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, सी का आंसर हो जाएगा 1। और मंदसौर कौन बच गए? फिरोज शाह, डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी। सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था। यह कथन किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह नहीं है अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता के द्वारा किया गया एक संगठित विद्रोह था। आइए कुछ और स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। वीर सावरकर, इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। वहीं बिपिन चंद्र पाल का कहना है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन से, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। और एस.एन. सेन का कहना है 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया था। तो ये एस.एन. सेन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की, सही है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, यह भी सही है। और यह अधिनियम देश में प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था, यह भी सही है। तो सही उत्तर को चुने, कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित, तो तीनों सही है, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे आइए, एक तरफ है 1857 से रिलेटेड बुक्स है और दूसरी तरफ यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है। आपको यहाँ पर कौन सा बेमेल है, बेमेल को बताना है। ठीक है, पहला हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी चार्लन बॉल, यह गलत है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक टी.आर. होम्स हैं। ठीक है, रिवेलियन 1857 पूरन चंद्र जोशी, यह सही है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, सही है। और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी शशि भूषण चौधरी, यह भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, जो कि टी.आर. होम्स के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। तो 25 का बेमेल जो है वह ऑप्शन नंबर ए है। अगला आइए, यहां पर भी मैच करना है। ठीक है,
एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ है मत या कथन और दूसरे तरफ दिया हुआ है सूची या इतिहासकार, यानी कि कौन सा कथन किस इतिहासकार से संबंधित है यह आपको बताना है। आइए पहला, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर एक राजनीतिक विद्रोह था, यह हो जाएंगे जॉन ब्रूस नॉर्टन। ठीक है, तो इसका ए का एक मैच है। आइए दूसरा नंबर, 1857 का विद्रोह संचेत संजोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, या राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा 1857 के विद्रोह को डिज़रायली देते हैं। तो ए का एक, बी का 4। ठीक है, अब आइए सी में है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं एक धार्मिक युद्ध था, यह विलियम हावर्ड रसेल का है। और वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह मात्र था, यह रॉबर्ट्स का कथन है। ठीक है, तो इसका 1, 4, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट देख लीजिए। सैयद अतहर अब्बास रिजवी, इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। वहीं जॉन लॉरेंस का कहना है 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहे। इस विद्रोह के प्रभाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा प्रभाव भारतीयों के लिए सकारात्मक नहीं रहे। ठीक है, पहला, आत्मबल में वृद्धि बिल्कुल सकारात्मक कदम था। राजनीतिक जागृति यह भी हमारे लिए एक पॉजिटिव परिणाम था। व्यापक संगठन की प्रेरणा हमें बिल्कुल मिली। राष्ट्रीय भावना में कमी, यह गलत है क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद राष्ट्रीय भावना में कमी नहीं देखी गई, बल्कि लोग एकजुट हो गए और आगामी जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नीतियां, शोषणकारी नीतियां बनाई गई, उसका एकजुट तरीके से, पुरजोर तरीके से भारतीयों के द्वारा विद्रोह किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर केवल 4 यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसका पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, बंबई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया, यह सही है। दूसरा, सैनिक एवं सेना एवं तोपखाने में ऊंचे पद केवल यूरोपियों के लिए ही आरक्षित किए गए, यह बिल्कुल सही है। भारतीयों के लिए बैन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, यह भी सही है। कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना तैनात की, गलत है। कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाया नहीं, बल्कि भारतीय सेना और यूरोपीय सेना के अनुपात को बढ़ा दिया गया। तो चौथा नंबर गलत है। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला, सती प्रथा उन्मूलन नियम सर्वप्रथम बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, यह गलत है। सबसे पहले बंबई प्रेसिडेंसी में सती प्रथा अधिनियम लागू नहीं हुआ था, उन्मूलन अधिनियम, बल्कि यह सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ। ठीक है, और इसके बाद फिर 1830 ईस्वी में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। तो 19 का पहला गलत है। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की, यह भी गलत है। 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा नहीं, बल्कि विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। तो कौन सा सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है। 1 और 2 दोनों गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है राजा राम मोहन राय से संबंधित? पहला, इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा समाज सुधार आंदोलन था, गलत है, बल्कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला धार्मिक सुधार आंदोलन माना जाता है। दूसरा, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, सही है। कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, यह भी सही है। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा सत्य है? 2, 3 और 4 सत्य है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी।
अगला, ब्रह्म समाज के योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ब्रह्म समाज के योगदान में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नए धर्म की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये सभी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ठीक है। समाज और धर्म में सुधार करना इनका लक्ष्य था, न कि एक अलग धर्म की स्थापना करना। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहां पर कूट आपको मैच करना है, ठीक है, आसान है। जैसे आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा तो डी का हो जाएगा 2, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा सी का हो जाएगा 1, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर तो बी का हो जाएगा आपका 4। तो डी का देखिए 2, ये दोनों में है, सी का 1 यहाँ भी है और बी का 4 यहाँ पर है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 1, 4, यानी कि धर्म सभा राजा राधाकांत देव, ठीक है। तो ये चारों आसान था, इसे मैच करके अच्छे से देख लीजिए। अगला, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला, विद्यासागर ने के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में मदद की, सही है, और विद्यासागर जो थे वे बंगाल के ही रहने वाले थे। दूसरा, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि पाई थी, यह भी सही है। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर उनमें बहुत उत्साह था, यह भी सही है। और विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया, यह गलत है। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह इन दोनों के प्रबल समर्थक ईश्वरचंद विद्यासागर माने जाते हैं, तो चौथा गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? यानी कि चौथा तो केवल 4, यानी कि 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि समाज सुधार आंदोलन का पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह पुरोहितों के एक अधिकार को चुनौती नहीं दे सका, यह गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे ब्रह्म समाज हो या कोई भी धर्म सुधार आंदोलन हो, उन्होंने पुरोहितों के जो वर्चस्व था, उनकी सत्ता थी, उसको चुनौती दी थी। तो इसका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करना है, ठीक है। पहला, सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हो गए थे, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, धार्मिक सुधारकों ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया, यह गलत है, ठीक है। क्योंकि कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो केवल एक सत्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव के विविध कारणों में कौन एक सही नहीं है? यानी कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का उद्भव किस कारण हुआ, और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एक सही नहीं है, ठीक है। पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी। तो ये देखेंगे कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, तो इसका कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, यह बिल्कुल था। भारतीय देशी ज्ञान का विस्तार, यह भी सही था, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी, इसका हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से कोई लिंक नहीं है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय सही है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर यह भी सही है, साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बांग्ला ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन यह गलत है। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित है। ये देख लीजिए, ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजाराम मोहन राय RR की मृत्यु हो गई। तो 37 का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, उसे हम लोग को डिस्कस करना है। पहला है, आत्माराम पांडुरंग ने कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना की थी, यह सही है।
प्रार्थना समाज से संबंधित स्टेटमेंट देखना है तो आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना किए थे, कलकत्ता में, सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई थी, ये सही है। देखिए पहला गलत है, कारण क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से की गई थी, ठीक है। तो आप लोग सुधार लेंगे, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा, प्रार्थना समाज पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी, सही है। समाज हिंदू रूढ़िवादिता के साथ टकराव पर निर्भर था, या प्रार्थना समाज से इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो यह गलत है। तो कौन सा सही है प्रार्थना समाज से संबंधित? तो 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एमजी रानाडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला, वह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे, यह गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ना कि एमजी रानाडे, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया, यह भी सही है। और उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और ड्रोन थ्योरी में विश्वास रखते थे, यह भी सही है। तो कौन सा सही है? 1, 3 और 4 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आर्य समाज आरंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था, इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था, यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आरसी मजूमदार का यह स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है? ठीक है, कौन सा सही है इसे आपको बताना है। पहला, व्यापारिक जातियों के बीच इसका मजबूत आधार था, सही है। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की, भी सही है। शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर चुके थे उनको वापस से हिंदू धर्म में लाना, ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, आर्य समाज में मध्यम मार्गियों का नेतृत्व हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने किया और उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV, आप भी देखेंगे अभी भी कई सारे क्षेत्रों में DAV पब्लिक स्कूल चलती है, इनके द्वारा संचालित होती है, ठीक है, कि एक श्रृंखला स्थापित की, तो यह भी सही है। तो आर्य समाज के विषय में कौन सा सही है? तो अभी तक 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब देखिए आगे क्या है। चौथा नंबर स्टेटमेंट है, ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे, यह गलत है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सामाजिक आधार के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, सही है। इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी, यह भी सही है। और यह ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक विस्तृत था, आर्य समाज, यह भी यहाँ ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक विस्तृत था, यह गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। यह मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत था, ठीक है, और इसमें अधिकांश व्यापारी वर्ग के लोग जो थे वे शामिल थे। इसका विस्तार ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था, यहाँ पर है कि अधिक सीमित था, यह गलत हो जाएगा, बल्कि आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की तुलना में इसका काफ़ी विस्तार था। तो 1, 2 सही है, 3 गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 42 का ए। दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है। भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन एवं जातिहीन समाज जो था शामिल था, सही है। उनके विचार, उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सही है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता, गलत है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय, RRM, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। दयानंद माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास रखते थे, गलत है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का सी। सही कथन को चुनना है। पहला, रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सामाजिक रूप से एक्टिव था। रामकृष्ण ने परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया, सही है। रामकृष्ण ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
विवेकानंद के द्वारा। तो तीसरा गलत है। रामकृष्ण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उसके कई वर्ष पहले रामकृष्ण हुए हैं, उनकी पहले डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो 3 और 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी कि 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित गलत कथन आपको बताना है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया। सोसाइटी ने मुख्यतः ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, यही गलत है। क्योंकि वे ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत को स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत को स्थापित करना चाहते थे। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में असत्य कथन यानी कि गलत कथन पर आपको बताना है। यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित गलत कथन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के कारण 1831 में इन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया। यह गलत है। 1831 में उन्हें हिंदू कॉलेज से नहीं निकाला गया, बल्कि 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु ही हो गई थी। तो इसका डी नंबर गलत है, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सत्यशोधक समाज के बारे में विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है सत्यशोधक समाज पर बताना है। पहला, इस समाज के नेता एवं सदस्य उच्च जाति के थे, गलत है, बल्कि निम्न जाति के थे। और जो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आइए, ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। यह स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ज्योतिबा फुले को उनको समाज सुधार के कार्यों के लिए महान पुरुष की उपाधि दी गई थी, गलत। उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा फुले। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। चौथा, इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा था, सही है। तो कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फुले के सत्यशोधक समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका स्थापना 1873 में हुई, सही है। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंतर्देशीय आर्यों के संतान थे, सही है। और 1880-90 के दशक में कुनबी किसानों पर फुले का ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा विशिष्ट पहचान बनी, यह भी सही है। तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कथन, ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले। वहीं कारण है कि ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। देखिए, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कथन सही है, लेकिन कारण कथन के लिए उपयुक्त निष्कर्ष नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह प्रश्न थोड़ा सा अधूरा ऑप्शन लिखा, ऑप्शन और थोड़ा इसे क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित संगठन को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वह संगठन का नाम दिया गया है, इसकी स्थापना के हिसाब से कालानुक्रमिक रूप में बताना है। जैसे आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी दिया हुआ है। सबसे पहले विधवा विवाह संघ। तो विधवा विवाह संघ यहाँ पर लिखा हुआ है 1861 में विधवा विवाह संघ। इसके बाद क्या होता है? पूना सार्वजनिक सभा कब? 1870। इसके बाद क्या होता है? डक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब? 1884। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सी। अब देख लीजिए कि इसका संस्थापक कौन था। आप लोग यहाँ पे स्थापना वर्ष मिल गया और आप लोग संस्थापक इसे तुरंत देख लीजिए। अगला है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ, बिल्कुल सही है। वह मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था, यह भी सही है। और इसी कारण पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AMU की स्थापना की गई। तो ए सही है और ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इस आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू ने की थी, सही है। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया, यह भी सही है। तीसरा,
इस आंदोलन में बिना ब्राह्मणों की मदद के विवाह संपन्न कराने की वकालत की गई तथा बलपूर्वक निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया, यह भी सही है। तो कौन सा सत्य है? 1, 2 और 3 सत्य है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त तीनों स्टेटमेंट सत्य है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एक तमिल पत्रिका कुदु अरासु का संपादन किया था। ठीक है, तो आप लोग कुदु अरासी लिख लेंगे। अगला आइए, महार आंदोलन। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला, 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र की महार जाति ने स्वयं को गोपाल बाबा बालंगर के नेतृत्व में संगठित किया, सही है। 1929 में महार आंदोलन का नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर ने अपने हाथ में लिया, सही है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेना और मंदिरों में प्रवेश करना था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों सत्य है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए यहाँ पर फिर से मैच करना है, एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, डिप्रेस्ड कॉलेज क्लासेस मिशन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संस्थापक और संस्था, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अंबेडकर, प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया VR शिंदे। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस्ड यानी कि वंचित, BR अंबेडकर, प्रजा मंडली CR रेड्डी। तो इसका आंसर यहाँ पे मैच आप लोग कर लेंगे। सर सैयद अहमद खां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कि उनके विचार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है, उसमें यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, यह गलत है। बल्कि आप देखेंगे कि प्रारंभ में तो वे अंग्रेजों के खिलाफ रहते हैं, लेकिन बाद में वे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर सैयद अहमद के बिहाफ से मुसलमानों को भी हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया। सर सैयद अहमद खां में आप देखेंगे कि प्रारंभिक तौर पर जब आप इनका विचार पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में इनका विचार जो था वो स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भारत माता के 2 आंख थी, अगर एक आंख सही से नहीं हो पाएगा तो भारत माता अच्छी तरीके से देख नहीं पाएगी। वह इनका स्टेटमेंट था, जो कि हिंदू मुस्लिम एक समन्वय संस्कृति पर आधारित था। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इन्होंने काफी पुरजोर तरीके से ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का समर्थन किया था और कहा था मुस्लिमों को कि वे कांग्रेस से दूरी बनाकर रखें, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लें, अंग्रेज सरकार का समर्थन करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। इनका विचार मैच नहीं करता है, तो आंसर सी। अब आइए फिर से यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, लिस्ट आपको मैच करना है। ठीक है, आसान है। जैसे देखेंगे आप, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, यानी कि डी का आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद आप आइए शारदा एक्ट 1929 में, तो बी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो डी का 2, बी का 4, देखिए डी का 2 और बी का 4। अच्छा, यहाँ 2 में दिया गया है। फिर आइए ए का देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच, यह 1854 में, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। तो अब बच क्या गया? सी बच गया, तो सी का हो जाएगा 1, यानी कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1940, यानी कि ए में 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। फिर से आइए मैच करना है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ए का 1। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, बी का 4। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, डी का 3। दीनबंधु सार्वजनिक सभा कौन बच गया? तो सी का 2। ठीक है, तो 1, 4, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर, आर्य समाज 1875, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फूले, प्रार्थना सभा 1867 महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, मैच हो गया। अगला, कौन सी जोड़ियां जो है वह सही सुमेलित है? ठीक है, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, यह गलत है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। सेवा सदन दयानंद सरस्वती, यह गलत है। सेवा सदन मालवारी, दयानंद सरस्वती नहीं बल्कि मालवारी। दयानंद सरस्वती किसके? आर्य समाज के। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, यह भी गलत है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, अभी हमने ऊपर बताया था विवेकानंद। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी सही है। तो 1 और 4 सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ए। अब आइए 60 नंबर,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। बाल शास्त्री जांभेकर नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के संस्थापक थे, सही है। दादो पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे, यह भी सही है। गोपाल गणेश आगरकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, यह भी सही है। अब यहाँ पे देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 परिपालन यानी कि SNDP योगम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी शुरुआत नारायण गुरु ने 1902 में कर्नाटक में की थी, गलत है। नारायण गुरु केरल से संबंधित रहे हैं, तो पहला इसका गलत हो गया। दूसरा, यह एक धार्मिक आंदोलन था, यह भी गलत है। धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि केरल से संबंधित था, तो स्वाभाविक है यह एक क्षेत्रीय आंदोलन होगा। तीसरा, 1903 में भारत कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत था, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है, यानी कि केवल 3 सही है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1902 में केरल में नारायण गुरु ने धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। ठीक है, यह दलित वर्गों और उच्च जातियों के बीच संघर्ष से पैदा हुए यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था। इसने कई सारे मुद्दे को उठाए, पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवाओं में भर्ती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सड़कों तक पहुंच, मंदिरों तक प्रवेश जैसे कई सारे इन्होंने बर्निंग इशूज पर बात की थी। ठीक है, अब आइए 62 नंबर प्रश्न, मिलान करना है, यहाँ पर मैच करना है। अंग्रेजी मिशनरी, पारसी समाचार पत्र, अब आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैच करिए। आइए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही इसको पढ़ लेते हैं, मैच करने में थोड़ा दिक्कत होगा, 2 पेज में है इसीलिए। देवबंद आंदोलन, कासिम ननोतवी सही है, विवेकानंद मॉर्निंग स्टार सही है, और पारसी समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सही है। अंग्रेज मिशनरी विलियम कार्वर, जॉन थॉमस। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैच होगा। अगला है पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित। तो देखेंगे आप इसमें, तो MG रानाडे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुणे सार्वजनिक सभा में सही है। दूसरा, सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया, यह भी सही है। और इसने 1878 के स्थानीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया, सही है। इसने अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की, गलत है। आप लोग पढ़े होंगे, अमृत बाजार पत्रिका जो है वह शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर घोष लिख दे रहा हूं, तो चौथा गलत है। तो कौन सा सही है, 1, 2 और 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर 63 का सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना बम्बई में हुई, सही है। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, यह भी सही है। जोसेफ बैटिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे और प्रथम महासचिव चमनलाल चुने गए थे, यह भी सही है। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिसने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया, यह गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, ना कि समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। भारत में श्रम संघ ट्रेड यूनियन के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। ठीक है, पहला है एटक की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका पूरा नाम है, 1920, अभी हमने ऊपर देखा था। श्रम संघ अधिनियम 1926, और इसी के विरोध में आप देखेंगे कि भगत सिंह के द्वारा पुरजोर विरोध की गई थी। यही ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है, श्रम संघ अधिनियम जो आया था, उन्हीं के कारण आप देखेंगे कि वे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं। भारतीय श्रमजीवी समाचार पत्र 1870, दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1880। अब आप लोग इसको मैच कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 4, इसके बाद क्या होगा 1, इसके बाद क्या होगा 2, 3 4 1 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में श्रम संघ आंदोलन ट्रेड यूनियन मूवमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताइए। ठीक है, पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर
एटक की स्थापना का स्वागत किया? यह सही है। सी आर दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए? यह भी सही है। तो कौन सा असत्य है? तो कोई असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, कोई असत्य नहीं है। अगर पूछता कौन सत्य है तो दोनों सत्य है। एटक यहाँ पे लिखना चाहिए AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, इसे बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है नेहरू जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग दिया था। गलत है, नेहरू जी ने नहीं बल्कि गांधी जी ने इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर इसका 67 का हो जाएगा सी। एक तरफ है ट्रेड यूनियन और दूसरे तरफ है संस्थापक। अब आपको मैच करना है। पहला है लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका आंसर होगा रणदीवे और देश पांडेय। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। हिंद मजदूर सेवक संघ सुभाष चंद्र बोस, बी का 4। मद्रास श्रमिक संघ BP बाडिया, सी का 1। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अब कौन बच गया? वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी का 3। 2 4 1 3, इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय श्रम संघ के बारे में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला, 1928 में बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की, सही है। और 1925 में साम्यवादी नेता MN राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर इंडियन फेडरेशन लेबर की स्थापना किया, गलत है। 1925 में नहीं बल्कि 1940 में। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए सत्य है, बल्कि दूसरा नंबर गलत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1940 में साम्यवादी नेता MN राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग करके इंडियन फेडरेशन और लेबर की स्थापना की थी। अगला, निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला, मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में नागपुर में हुई और यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में थी, सही है। 1908 में तिलक के गिरफ्तार होने पर 20वीं सदी की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई, सही है। लाल बापटा गिरनी कामगार यूनियन भारत का प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था, यह भी सही है। तो कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें, सत्य कथन को बताना है। ठीक है, मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा भारत मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चला, सही है। और यह जो कांड है, इस घटना को मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कितने श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया गया? अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे आंसर? 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाया गया था। श्रमिक नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों सत्य है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, सही है। लाल बहादुर शास्त्री इसके द्वितीय अध्यक्ष बने, गलत है, बल्कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महारों का आंदोलन महाराष्ट्र में अम्बेडकर के नेतृत्व हुआ, सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी असत्य है। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं, 73 नंबर सवाल है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में अध्यक्षता पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ 1929 में सम्मेलन? नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का डे 2 का जो MCQ था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर उसको हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग डे 3 का MCQ डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर BPSC की तैयारी से संबंधित गाइडलाइन और मटेरियल निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस YouTube चैनल से जुड़कर लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।